हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जैसा कि अगले वीडियो में आपने देखा था कूलॉम का स्वरूप यानी कूलॉम का नियम देखा था, उसके आधार पर अच्छी स्थिति में पढ़ा था, निरक्षी स्थिति में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था आपने, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा था, बल युग्म आघूर्ण पढ़ा था। यहाँ तक आपका क्या हो गया था, टॉपिक क्लियर हो गया था। आज हम चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है कूलॉम का सदिश स्वरूप अर्थात वेक्टर फ्रॉम ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ को, कूलॉम के नियम को हम सदिश अर्थात वेक्टर के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस पर विशेष देने की बात है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत साधारण भाषा में आपको 3 विधि से बताएंगे। उसको देखिए, अगर हमने कहा यदि कोई एक बिंदु यहाँ हो और एक बिंदु यहाँ हो, यानी 2 बिंदु आवेश हम ले रहे हैं, इसका नाम हम Q1 रख दें, इसका नाम क्या रख दें, Q2 रख दें। यानी 2 आवेश लिया, दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया, उनके बीच की दूरी हम मान लेते क्या है R। ये तो पढ़ चुके हो। अब इसकी दिशा को निर्धारित करना है। यदि हमने कहा Q1 से कोई व्यक्ति Q2 की तरफ चल रहा, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा, Q1 से Q2 की तरफ चल रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी। तो लिख सकते हैं 21, यानी पहले Q1 से चलना प्रारंभ किया, किस पर पहुंचा, Q2 पर पहुंचा। यदि इसी प्रकार हमने ये कहा, यदि वहीं पर एक Q1 Q2 ले ले और इसकी दिशा क्या कर दे, सेम विपरीत कर दे। हमने कहा यदि कोई व्यक्ति Q2 पर है और Q2 से वो कहां चल रहा है, Q1 पर चल रहा है, तो उसके बीच की दूरी जो सदिश रूप में कैसे होगी, उसका मान लिख सकते हैं वेक्टर 21। यानी वो 2 से कहां चल रहा है, Q1 की तरफ चल रहा है। यदि यहां पर देखा जाए Q1 से क्या चल रहा है, Q2 पे चल रहा है। यहीं पर हमने ये कहा यदि Q1 के कारण Q2 पर क्या कर रहा, बल लग रहा है, ये पहला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो पहले ए में देखिए, ए में तो हम कह सकते हैं Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण आवेश Q2 पर। अब बल की दिशा बनाना, बल की क्या करना है, दिशा सेम विपरीत होगी। यानी Q1 के कारण Q, इसकी दिशा ऐसे बनेगी, ये ध्यान दीजिए, ये Q1, ये Q2, दिशा ये 21 और इसकी दिशा सेम बनेगा। जो दूरी की दिशा होगी वही क्या होगा, बल की दिशा होगी। यदि दूसरे चित्र में देखा जाए, हम कहें चित्र नंबर बी में Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला क्या हो, बल हो, ध्यान देना। तो सेम इसके क्या होगी, विपरीत होगी। ये आपका Q1, ये Q2, बीच की दूरी अब ये बनेगी, तो 21 का प्रोजेक्शन क्या होगा, 12 होगा और इसकी दिशा क्या होगी, ये 12 हो जाएगा। तो समझ में आया, दिशा को मान आपने ज्ञात कर लिया। अब ध्यान देना है, यदि हमने कहा नोट, यदि A बराबर कितना हो, 25 हो, तो आपसे पूछा चाहिए कैसी राशि है, तो आप देखकर बता सकते हैं ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। ये ध्यान देने की बात है, ये कैसी राशि, अदिश राशि। यदि हम यहीं पर क्या कर दें, A बराबर लिख दें 25 पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर या पूर्व की ओर। चलिए, तो अब पूर्व एक क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी,
सदिश राशि, इसको व्यक्त करने के लिए हम इसमें 25i को डिफाइन कर सकते हैं। ये कैसे, अगर आपको परिमाण के साथ दिशा दे रही है तो जो बनेगा वो सदिश होगा, केवल परिमाण दे रहा वो क्या होगा, अदिश होगा। इसी को व्यक्त करने के लिए हम तीन प्रकार से कूलॉम का वेक्टर स्वरूप क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके पहले आपने पढ़ा होगा ग्रामीण क्लास में एकांक वेक्टर एक है बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए, ये मान लगाने से उसका परिमाण यानी राशि में उसका मान क्या होता है, खत्म हो जाती है, ये ध्यान देने की बात है। आप इसी को लिख सकते हैं आर कैप वेक्टर आर, मान में वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर का मान क्या होगा, खत्म होगा। तो यहां पर जो बनेगा, अगर पक्षांतर पोजीशन कर दिया जाए, अगर हम इसका गुणा यहां करें तो वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं मान और कैप आर, अर्थात ये सदिश बराबर क्या होगा, सदिश इक्वल टू क्या होगा, परिमाण होगा, और गुणे क्या होगा, इकाई राशि होगी, क्या होगा, इकाई राशि या इकाई सदिश, इस तरह पोजीशन बनेगा। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे ये था, इसी को हम दो बिंदु ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो बिंदुओं को लेकर हल कर रहे हैं, कूलॉम का सदिश स्वरूप समझने की कोशिश करिए। हमने कहा यदि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल जो होगा वो सदिश के रूप में कितना होगा, उसको ध्यान देना है। यदि दो स्थिर बिंदुओं के बीच, पहला पॉइंट, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब लगने वाला क्या होगा, एक बल होगा, उस बल को, लगने वाले बल को सदिश के रूप में, लगने वाला बल को सदिश के रूप में, सदिश के रूप में लिखने पर, तो हम पहले चित्र को उठाएंगे तो एक Q1 हो जाएगा, दूसरा Q2 हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगी R। यदि दिशा ऐसी हो, यदि दिशा क्या हो, Q1 से Q2 की तरफ चल रहा है, तो बल की दिशा भी क्या होगी, ये पोजीशन बनेगा, और दूरी 21 होगा। अब हमने कहा यदि Q1 के कारण Q2 पर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसका व्यंजक क्या होगा, माना यदि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो यहां जो होगा वो 21 होगा। अब इसके अनुसार ध्यान देना, यहां लिखेंगे, कूलॉम का नियम तो पढ़ ही रहे हैं, लगने वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और क्या बनेगा, Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का क्या रखेंगे, वर्ग रखेंगे, बीच की दूरी का क्या रखेंगे, वर्ग रखेंगे, क्योंकि कूलॉम ने कहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां जो दूरी का क्या होगा, वर्ग होगा। अब केवल दूरी यहां ना करके हम क्या लगाएंगे, 21। अब ध्यान देना, यहां पर एकांक वेक्टर को भी लगा सकते हैं आप, यानी एकांक वेक्टर, तब आपको सदिश राशि मिल जाएगी। तो 20 क्या होगा, 1। पहला रीजन आपका क्या हो गया, क्लियर होगा। इस तरह लिख सकते हैं, किसके कारण, जब Q1 के कारण क्या हो, Q2 पर लगने वाला बल का मान किसके रूप में, वेक्टर के रूप में, वो क्या है, कूलॉम के नियम को। यदि हमने कहा
इसी प्रकार Q2 के कारण Q2 के द्वारा है कारण Q1 पर क्या हो लगने वाला बल सेम इसका क्या होगा विपरीत होगा। तो यहां बनाएंगे Q1, यहां बनाएंगे Q2, इसकी दिशा ये होगी दिशा तो 21 के दर पे क्या होगा 12 होगा और बल की दिशा क्या होगा 12, ये पोजीशन बनेगा। और हम लिख सकते हैं F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होगा R क्या होगा 12 होगा और R12 का क्या रहेगा 51। ये क्या हो गया कूलाम का सदिश स्वरूप का निगमन हुआ। ये साधारण विध है, ये क्या है साधारण विध है। जबकि दोनों बलों की दिशा क्या विपरीत है तब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। न्यूटन का तृतीय नियम फॉलो हुआ, यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया के पहला रीजन आपका क्या हुआ निगमन कंप्लीट हुआ। किसके आधार पर कूलाम का सदिश स्वरूप आपने क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। ठीक है सेम इसी का दूसरा रूप लिखने की हम कोशिश करते हैं, उसको ध्यान दीजिए आप। इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप। चलिए यहां पर देखिए चित्र आपका वही होगा, ये दूसरे प्रकार का है, ये लिखेंगे फिर भी सही होगा। अगर आप इस तरह ना लिखो तो इस तरह कर सकते हो। देखिए क्या होगा पहला रीजन हमारा क्या है यहां पर है, सेम इसी को देखकर क्या होगा 21 वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और क्या होगा Q1 Q2 बटे क्या होगा R21 का वर्ग। अब ध्यान दीजिए अभी हमने ये बताया था क्या एक कैप बराबर वेक्टर A अपान क्या था आपका वेक्टर A क्या था परिमाण के रूप में था, या आपका लिखा गया था क्या था आपका यहां पर R कैप वेक्टर A बटे वेक्टर A क्या था परिमाण था। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं R21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे। अब यहाँ पर जो होगा R21 का वर्ग होगा इंटू या गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये वेक्टर फ्रॉम R और बटे क्या होगा माड पोजीशन लगाएंगे और माड का माड से गुणा करके हम हटा सकते हैं, इसको भी माड के रूप में रखेंगे। यहाँ हो जाएगा R21 का करेंगे वेक्टर के रूप में तो लिख सकते हैं 21 = 1/4 पाई x। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका मिला वेक्टर F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आपका R21 वेक्टर के रूप में वो भी क्या होगा Q पोजीशन होगा। यदि हम लिखें इसी प्रकार F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 यहाँ क्या बनेगा Q पोजीशन बनेगा और यहाँ तो का क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, अर्थात दोनों की दिशाएं क्या है विपरीत हैं। तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम कह सकते हैं वेक्टर F21 = वेक्टर ये क्या होगा माइनस होगा क्योंकि दिशाएं उसकी क्या है विपरीत है। इसी
पढ़ते हैं, अर्थात ग्राफी विध से, यानी अब ये तो साधारण विध था, इसी को हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका नाम होगा तृतीय विध। यानी जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तो बोर्ड में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले हम मूल बिंदु को लेंगे, और मूल बिंदु क्या होगा, O होगा, ये Y होगा, ये X अक्ष होगा। अब ध्यान दीजिए, इस मूल बिंदु O के मध्य हम कोई भी, चलिए देखते हैं बच्चों। अभी आपने कूलॉम का सदिश स्वरूप के दो विध को आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को ग्राफी विधि द्वारा क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम दो अक्ष लेते हैं और एक मूल बिंदु लेंगे, ये मानते हैं y अक्ष है, मूल बिंदु O है, ये x अक्ष है, और इसके बीच में हम कोई बिंदु O लेते हैं, क्या कोई आवेश लेते हैं, वो आवेश मान लेते क्या, Q1 है, और O से Q1 की दूरी हमारी है r वेक्टर r1। कुछ दूरी पर लेते हैं, कोई बिंदु Q2 लेते हैं, तो O से Q2 की दूरी r2 होगी, और Q1 Q2 की दूरी हमारी क्या है, वेक्टर r है, और Q1 से Q2 की हम दिशा लेते हैं। तब जाके वेक्टर के सदिश योग के नियमानुसार जो होगा वो होगा वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2, और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 होगा। ये हो गई हमारी क्या, इनके बीच की दूरी। यदि हमने ये कहा Q1 के कारण Q2 पर एक बल लग रहा है, तो बल जो बनेगा वो उसकी दिशा क्या होगी, ये होगी, ये F21 कर सकते हैं, ये Q2 हो जाएगी, और जो बीच की दूरी की दिशा होगी ये R21 होगा। इस प्रकार यदि हमने कहा Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा, पहले Q1 के कारण Q2 पर बल लगा, अब Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अब बीच की दूरी हमारी क्या होगी, R। अब ध्यान देने की बात है, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो बल होगा, वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटे r स्क्वायर के स्थान पर हम दूरी कौन रखेंगे, ये दूरी रखेंगे, तो हो जाएगा R2 का R1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, और क्या रखेंगे r कैप पोजीशन। अब कैप के लिए आप पढ़ चुके हो, कैप बराबर होगा, यहाँ पर देख लीजिए, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बटे मान में वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1, ये होगा। तो लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 R21 R22, और ये का हम क्या करेंगे वर्ग, और इसके स्थान पर रखेंगे R2 R1 R2 R1, और दोनों का गुणा करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 R2 माइनस R1 का ये क्या होगा, Q हो जाएगा, और R2 माइनस क्या होगा, R1 हो जाएगा। ये क्या होगा, कूलॉम का वेक्टर स्वरूप का फार्मूला होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 R1 माइनस, क्योंकि दिशाएं अब क्या होगी, विपरीत होगी, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, और इसको क्यूब लगाएंगे, और R1 माइनस क्या होगा, R2 होगा।
इस तरह कूलाम के निगमन का क्या होगा, यानी अब लिख सकते हैं F21 -F12, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियमानुसार क्रिया का नियम अर्थात दोनों की दिशाएं क्या होगी, विपरीत होगी। तो इस आधार पर हमने कूलाम का सही स्वरूप का 3 विधियों से हमने क्या कर लिया, निगमन कर लिया। ये ध्यान देने की बात इसमें, अब आपको ये पता कौन सी विधि हम लिखें। तो अगर आप जो भी विधि आपका तैयार हो गया हो वो विधि आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं क्वेश्चन ऐसा कह दे ग्राफी विधि को ही लिखिए तो आप दोनों को विधि को नहीं लिखेंगे, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, तृतीय विधि का नियम लागू करना पड़ेगा। तो इस तरह आज का टॉपिक यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक्स।